हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल जुडिशरी विद रश्मि। आज भारतीय दंड संहिता 1860 के अध्याय 2 में हम सेक्शन 27 से आगे पढ़ेंगे। सेक्शन 26 तक हमने पहले के वीडियोस में समझने का प्रयास किया है। मेरा इस चैनल को क्रिएट करने का मकसद दूर दराज बैठे उन स्टूडेंट्स तक बेयर एक्ट की समझ को पहुंचाना है जिन्हें बेयर एक्ट समझने में परेशानी होती है, जो लॉ कर रहे हैं, लॉ कर चुके हैं, किसी कंपटीशन के फील्ड में आगे बढ़ रहे हैं और उनके पास किसी कोचिंग तक पहुंचने का कोई साधन नहीं है। तो आप घर बैठे भी मेरे इस चैनल पे बने रहें और धीरे धीरे हमारे साथ अपने बेयर एक्ट की समझ को विकसित करने की कोशिश करें। बेयर एक्ट पढ़ने के लिए एक बेसिक कॉन्सेप्ट का होना बहुत ज़रूरी है और आप धीरे धीरे चैनल पर बने रहेंगे तो हम आगे बेयर एक्ट की बेसिक समझ, बेसिक कॉन्सेप्ट को आपके अंदर विकसित करने में ज़रूर सफल होंगे। साथ आपको देना है, आप चैनल पे बने रहें और मेरे साथ बेयर एक्ट को समझने का प्रयास करें। साथ ही जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हम बताते हैं आप उनको नोट डाउन करते हुए चलिए। या तो आप बेयर एक्ट ओपन करके बैठिए पढ़ने, और अगर बेयर एक्ट नहीं है तो पेन और पेपर लेकर बैठिए और इम्पोर्टेंट फैक्ट्स साथ में नोट करते हुए चलिए। चलते हैं हम। सेक्शन 27 यह बताता है कि पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में संपत्ति, इस शब्द की व्याख्या करता है। हमने पहले भी बताया है पहले के वीडियोस में कि भारतीय दंड संहिता 1860 का अध्याय 2 यह कुछ महत्वपूर्ण शब्दों की व्याख्या करता है। इसके अंतर्गत हम 27 सेक्शन को देखते हैं। जबकि संपत्ति किसी व्यक्ति के निमित्त उस व्यक्ति की पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में है, तब वह इस संहिता के अर्थ के अंतर्गत उस व्यक्ति के कब्जे में है, ऐसा माना जाएगा। यदि कोई व्यक्ति है और उसकी पत्नी, लिपिक या सेवक के कब्जे में कोई संपत्ति है तो वह संपत्ति उस व्यक्ति के कब्जे के अंतर्गत ही माना जाएगा। स्पष्टीकरण कहता है, लिपिक या सेवक के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति इस धारा के अर्थ के अंतर्गत लिपिक या सेवक है। अब 27 ये तो बता दिया कि लिपिक या सेवक के कब्जे में जो संपत्ति होगी वह उस व्यक्ति के कब्जे में मानी जाएगी। लेकिन लिपिक और सेवक कौन होंगे? तो लिपिक और सेवक के रूप में के नाते अस्थायी रूप से या किसी विशिष्ट अवसर पर नियोजित व्यक्ति धारा 27 के अंतर्गत लिपिक या सेवक माने जाएंगे। धारा 27 में व्यवहारित कब्जे का प्रावधान किया गया है। आप नोट डाउन करते चलेंगे। धारा 27 जो है वह व्यवहारित कब्जे का प्रावधान करती है। ऐसा कब्जा जो दूसरों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। समझ में आ रहा है? ऐसा कब्जा जो दूसरों के माध्यम से प्राप्त किया जाता है, ऐसे कब्जे को 27 डिफाइन कर रहा है। धारा 28 यह कूटकरण, काउंटरफिट के बारे में बताता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। कई एग्जाम्स में तो ये सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि काउंटरफिट, कूटकरण किस सेक्शन से संबंधित है। तो आपको ऐसा सेक्शन वाइज जो भी ये वर्ड्स हैं इनको याद करने हैं और इसकी एक बेसिक समझ बनाते हुए चलनी है। जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभाव्य जानते हुए करता है कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी, वह कूटकरण करता है, यह कहा जाता है। जो व्यक्ति इस आशय से प्रवंचना करे या प्रवंचना की जाएगी यह संभाव्य जानते हुए करता है तो वह कूटकरण करता है, ऐसा कहा जाता है। यह इसके लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। स्पष्टीकरण 1
बताता है कि कूटकरण के लिए आवश्यक नहीं है कि नकल ठीक वैसी ही हो। और स्पष्टीकरण 2 बताता है, जबकि कोई व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के सदृश कर दे और सादृश्य ऐसा है कि एतद् द्वारा किसी व्यक्ति को प्रवंचना हो सकती हो, तो जब तक कि तत्प्रतिकूल साबित न किया जाए, यह उपधारणा की जाएगी कि जो व्यक्ति एक चीज़ को दूसरी चीज़ के इस प्रकार सदृश बनाता है, उसका आशय उस सदृश द्वारा प्रवंचना करने का था। वह यह संभाव्य जानता था कि एतद् द्वारा प्रवंचना की जाएगी। या तो वह प्रवंचना करता है या वह यह संभाव्य जानता है कि प्रवंचना की जाएगी, तो यहाँ यह माना जाएगा कि व्यक्ति ने कूटकरण किया है। सेक्शन 29 यह दस्तावेज की बात करता है। डॉक्यूमेंट, दस्तावेज शब्द किसी भी विषय का द्योतक है जिसको किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। तो आप इसे अंडरलाइन कर लेंगे। दस्तावेज किसी पदार्थ पर अक्षरों को गोल घेरे में बना दीजिए, अंकों, चिन्हों, इनको आप गोल करते हुए, तो ये आपके दिमाग में फिट हो। जब भी आप बेयर एक्ट पलटेंगे तो आपको ये दिख जाएगा दूर से ही कि किसी पदार्थ पर अक्षरों, अंकों या चिन्हों के साधन द्वारा या उनसे एक से अधिक साधनों द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके। स्पष्टीकरण 1 बताता है कि यह तत्वहीन है कि किस साधन द्वारा या किस पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं, या यह कि साक्ष्य किसी न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। यह महत्वपूर्ण बात नहीं है कि वह न्यायालय के लिए आशयित है या नहीं, किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्ह बनाए गए हैं या नहीं, या उसमें उपयोग किया जा सकता है या नहीं। इन बातों को किनारे करते हुए हम यह देखेंगे कि दस्तावेज के रूप में किसी पदार्थ पर अक्षर, अंक, चिन्ह के साधन द्वारा या एक से अधिक, यानी अक्षर, अंक, चिन्ह, इन तीनों के या दोनों के या एक से अधिक या सभी के, है ना, सभी साधनों द्वारा अभिव्यक्ति या वर्णित किया गया हो, जो उस विषय के साक्ष्य के रूप में उपयोग किए जाने को आशयित हो या उपयोग किया जा सके, तो ये दस्तावेज माना जाएगा। दृष्टांत की तरफ बढ़ते हैं हम। दृष्टांत बताता है किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। अब यहाँ क्या कहता है कि किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख, इसको आप अंडरलाइन कर लेंगे, जो उस संविदा के साक्ष्य के रूप में उपयोग किया जा सके, दस्तावेज है। बैंक कार्य पर किया गया चेक दस्तावेज है। ये दृष्टांत से कभी कभी सीधा क्वेश्चन पूछ दिया जाता है। दृष्टांत दे दिया जाएगा कि बैंक कार्य पर दिया गया चेक दस्तावेज है। कभी ये पूरी लाइन दे करके सेक्शन पूछ लिया जाएगा कि यह किस सेक्शन से संबंधित है, और कभी ऐसा भी पूछा जाएगा कि बैंक कार्य पर दिया गया चेक दस्तावेज है या नहीं। या कभी ऐसे भी क्वेश्चन फॉर्मेट हो सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन दस्तावेज हैं, और या निम्नलिखित में से कौन कौन से दस्तावेज नहीं हैं। तो इन शब्दों को आपको याद करना होगा कि संविदा के निबंधन को अभिव्यक्त करने वाला लेख ये दस्तावेज है, बैंक कार्य पर दिया गया चेक ये दस्तावेज है, मुख्तारनामा ये भी दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक जिसको साक्ष्य के रूप में उपयोग में लाने का आशय हो या जो उपयोग में लाया जा सके, वो भी दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वो भी दस्तावेज है।
और स्पष्टीकरण 2 बताता है, अक्षरों, अंकों या चिन्हों से जो कुछ भी वाणिज्यिक या अन्य प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर अभिव्यक्त होता है, वह इस धारा के अर्थ के अंतर्गत ऐसे अक्षरों, अंकों या चिन्हों से अभिव्यक्त हुआ समझा जाएगा, चाहे वह वस्तुतः अभिव्यक्त न भी किया गया हो। दृष्टांत देखते हैं। क एक विनिमय पत्र की पीठ पर जो उसके आदेश के अनुसार देय है, अपना नाम लिख देता है। वाणिज्यिक प्रथा के अनुसार व्याख्या करने पर इस पृष्ठांकन का अर्थ है कि धारक को विनिमय पत्र का भुगतान कर दिया जाए। पृष्ठांकन दस्तावेज है और इसका अर्थ उसी प्रकार से लगाया जाना चाहिए मानो हस्ताक्षर के ऊपर धारक को भुगतान करो शब्द या तत्प्रभाव वाले शब्द लिख दिए गए हों। तो अभी आप जब नोट कर रहे हैं कि कौन कौन से दस्तावेज हैं, तो आप इसमें पृष्ठांकन को भी नोट डाउन करेंगे कि पृष्ठांकन दस्तावेज है। मानचित्र या रेखांक दस्तावेज है। जिस लेख में निर्देश या अनुदेश अंतर्विष्ट हो वह दस्तावेज है। मुख्तारनामा दस्तावेज है। बैंक कार्ड पर दिया गया चेक दस्तावेज है। किसी संविदा के निबंधनों को अभिव्यक्त करने वाला लेख दस्तावेज है। और हर वह पदार्थ पर अक्षर, अंक या चिन्हों के साधन द्वारा अभिव्यक्त या वर्णित किया गया लेख दस्तावेज माना जाएगा। तो सेक्शन 28 जो कि कूटकरण और सेक्शन 29 जो कि दस्तावेज की व्याख्या करता है, ये आपने समझ लिया। हम सेक्शन 29 की तरफ आगे बढ़ते हैं। यह इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख को बताता है। इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख शब्द का अर्थ वही होगा जो सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 की धारा 2 की उपधारा 1 के खंड 9 में वर्णित है। मूल्यवान प्रतिभूति यह धारा 30 बताती है। मूल्यवान प्रतिभूति, वैल्यूएबल सिक्योरिटी। मूल्यवान प्रतिभूति शब्द उस दस्तावेज के द्योतक है जो ऐसी दस्तावेज है या होनी तात्पर्यित है जिसके द्वारा कोई विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए। इसे आप अलग अलग सारे शब्दों को गोल कर लेंगे। विधिक अधिकार सृजित, विस्तृत, अंतरित, निर्बंधित, निर्वापित किया जाए, छोड़ा जाए, या जिसके द्वारा कोई व्यक्ति यह अभी स्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है, ऐसी कोई मूल्यवान प्रतिभूति है तो उसे दस्तावेज माना जाएगा। एक विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देता है। इस पृष्ठांकन का प्रभाव किसी व्यक्ति को जो उसका विधि पूर्ण धारक हो जाए उससे विनिमय पत्र का अधिकार अंतरित किया जाना है, इसलिए यह पृष्ठांकन मूल्यवान प्रतिभूति है। विनिमय पत्र की पीठ पर अपना नाम लिख देना, पृष्ठांकन हो जाना, यह मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत माना जाएगा। सेक्शन 30 जब हम मूल्यवान प्रतिभूति के बारे में पढ़ते हैं तो यह समझना जरूरी है कि कोई व्यक्ति यह अभिस्वीकार करता है कि वह विधिक दायित्व के अधीन है या अमुक विधिक अधिकार नहीं रखता है। इसके अंतर्गत आप नोट कर लेंगे कि निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। सेक्शन 30 अभी आपने समझा मूल्यवान प्रतिभूति कौन कौन से हैं, तो आप नोट डाउन कर लेंगे कि निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल्यवान प्रतिभूति माना गया। आप इसको नोट्स बनाते हुए चलिए, हम जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट्स जो भी बोलते हैं उसको आप लिख लेंगे
तो आपके यही नोट्स बन जाएंगे। इसके लिए आपको किसी कोचिंग में जाने की ज़रूरत नहीं होगी। आप वीडियो ऑन करिए, सुनिए, 2 3 4 बार सुनिए। कई बार सुनेंगे तो आप जितनी बार सुनेंगे उतनी बार शब्दों को पकड़ पाएंगे और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होता जाएगा। और साथ में ये जो आप लिखते हुए चलेंगे तो ये आपका नोट्स भी तैयार होता चलेगा। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। निम्नलिखित दस्तावेजों को मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। नंबर 1, हम ये धारा 30 की बात कर रहे हैं अभी। मूल्यवान प्रतिभूति धारा 30 के अंतर्गत कौन कौन से प्रतिभूति जो है वो मूल्यवान प्रतिभूति माने जाएंगे। नंबर 1, तलाक का विलेख। ये क्वेश्चन में सीधे डायरेक्ट पूछता है कि तलाक का विलेख कैसा दस्तावेज है या मूल्यवान प्रतिभूति है या नहीं है। तो नंबर 1 में तलाक का विलेख लिखेंगे। नंबर 2, वचन पत्र। नंबर 3, किराया पत्र, रेंट एग्रीमेंट होता है जो। नंबर 4, बीमा पॉलिसी। नंबर 5, चेक। और नंबर 6, उचित टिकट न लगा हुआ दस्तावेज या कम टिकट लगा हुआ। ये तो हो गए आपके वैसे दस्तावेज जिन्हें मूल्यवान प्रतिभूति माना गया है। अब कुछ ऐसे भी दस्तावेज हैं जिन्हें मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माना गया है, तो आप उसे भी नोट डाउन कर लें। लेखा पुस्तकों में बिना हस्ताक्षर के प्रविष्टि करना। मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि। मूल्यवान प्रतिभूति की जो प्रतिलिपि होगी उसे हम मूल्यवान प्रतिभूति नहीं मानेंगे, यानी प्रतिलिपि को मूल्यवान प्रतिभूति नहीं मानेंगे। नंबर 1 आपने लिखा, लेखा पुस्तकों में बिना हस्ताक्षर के प्रविष्टि करना, यह मूल्यवान प्रतिभूति के अंतर्गत नहीं माना जाएगा बिना हस्ताक्षर के, यानी हस्ताक्षर कंपलसरी है। सेकंड आपने लिखा, मूल्यवान प्रतिभूति की प्रतिलिपि जो है वह मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होगी। थर्ड, बीमाकृत पार्सल के लिए डाक रसीद, यह मूल्यवान प्रतिभूति नहीं है। नंबर 4, डिक्री की प्रतिलिपि मूल्यवान प्रतिभूति नहीं होगी। नंबर 5, पट्टे की प्रतिलिपि। नंबर 6, भय के अंतर्गत एक अवयस्क द्वारा निष्पादित वचन पत्र, ये मूल्यवान प्रतिभूति नहीं माने जाएंगे। तो हमने आज धारा 30 तक कवर किया। अगले सेक्शंस को कवर करने के लिए आप हमारे साथ चैनल पर बने रहें, जिसे हम अगले वीडियोस में कवर करेंगे। वीडियोस को थोड़ा सा छोटा हमने जानबूझकर बनाया है ताकि आप इसको, शॉर्ट वीडियो होगा तो आप कई बार इसको रिवर्स करके देख करके समझ पाएंगे। लॉन्ग वीडियो होता है तो कभी कभी बोरिंग होने लगता है। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए थैंक यू। और चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब और शेयर भी कर सकते हैं, जिससे मुझे भी थोड़ा अच्छा लगेगा वीडियो मेकिंग में आगे। थैंक यू।